प्रिय विद्यार्थियों, साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों को हम निरंतर मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी पटेल ट्यूटोरियल में मॉक इंटरव्यू की कक्षाएं मॉक इंटरव्यू जारी थे और जिसमें अलग अलग विद्यार्थियों से उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग प्रकार से हमारे बोर्ड ने प्रश्न किए। जैसे कि एक विद्यार्थी कॉमर्स के फील्ड से थे और उन्होंने अपनी हॉबी भी बताई थी कि वो शेयर से संबंधित न्यूज़ पढ़ने में, इकोनॉमी से संबंधित न्यूज़ पढ़ने में रुचि रखते हैं। तो उनसे जो प्रश्न आया है, किसी भी इकोनॉमी के विद्यार्थी से, किसी भी कॉमर्स के विद्यार्थी से और भी चर्चा के दौरान किसी भी अन्य विद्यार्थी से पूछा जा सकता है। उनसे प्रश्न पूछा गया था कि कमोडिटी एक्सचेंज क्या है, जानते रहे आप, काफी चर्चित है। बिटकॉइन क्या है, इक्विटी और शेयर में अंतर क्या होता है, स्वीट शेयर किसे कहते हैं, एसआईपी क्या है, डीमेट अकाउंट क्या है, डीमेट अकाउंट खोलने की प्रक्रिया क्या होती है। मिडिल यहाँ से चर्चा शुरू होते होते फिर शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ साथ मिडिल ईस्ट क्राइसिस, एल्गो ट्रेडिंग और एआई, इंटरप्रेन्योर किन्हें कहते हैं, सट्टेबाजी ट्रेडिंग क्या है, हर्षद मेहता की घटना और उसका इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से प्रश्न विस्तृत होते गए। आप जितने अच्छे से उत्तर देंगे आपको बोर्ड उतने ही अच्छे से प्रश्न करते जाएगा और आप यदि बोर्ड को उत्तर देने में हिचकेंगे, आप बोर्ड को नीरस कर देंगे तो बोर्ड आपसे कम प्रश्न करेगा। देखिए, एक छात्रा थी जो महिला बाल विकास में सुपरवाइजर के पोस्ट पर थी। उनसे हम लोगों ने प्रश्न किया था कि हाइट और वेट का रेशियो आप बताइए, दोनों में क्या संबंध होना चाहिए, पोषण से आप क्या समझती हैं, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा, मिनरल्स की कितनी मात्रा, प्रोटीन की कितनी मात्रा एक संतुलित आहार में आवश्यक होता है, टीकाकरण से आप क्या समझते हैं, वजन तिहार क्या है। और इतने प्रयासों के बावजूद एनीमिया में अभी भी हमें समस्याएं देखने को मिल रही हैं। सिकलिंग की समस्या छत्तीसगढ़ में है, इनकी क्या स्थिति है बताइए। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान क्या है। फिर मुंगेली जिले की जनजातियां, मुंगेली जिले से संबंधित खनिज, मतलब आप अपने अपने जिले की जनजातियां, अपने जिले की नदियां, अपने जिले के खनिज, अपने जिले के अभ्यारण्य, अपने जिले से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व तो तैयार कर ही रहे होंगे। मनु भाकर से संबंधित प्रश्न उनसे किया गया। अभी छत्तीसगढ़ में वो कहाँ पर गई हुई हैं, क्या कौन है, क्यों चर्चा में है। वंदे भारत को लेकर के उनसे प्रश्न किया गया। विद्यार्थियों से छत्तीसगढ़ी में बात करने के लिए हम लोगों ने कुछ विद्यार्थियों को कहा जो कि इंग्लिश में और अपने विषय से संबंधित भाषा में अत्यधिक अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। तो उनसे ये भी अपेक्षा की जाएगी कि छत्तीसगढ़ी भाषा भी उनका पर पकड़ भी उनकी मजबूत रहे। जनजातियों से संबंधित प्रश्न विद्यार्थियों से किए जा रहे थे, जैसे कि भगत सरनेम है, उरांव जनजाति से संबंधित है, तो उरांव जनजाति की वर्तमान में क्या स्थिति है, उरांव जनजाति में धर्मांतरण को लेकर के आपके विचार क्या हैं, क्या आप उरांव जनजाति की संस्कृति से अभी भी जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, क्या आप कुरुक बोली बोल सकते हैं, इत्यादि प्रश्न। उरांव जनजाति और अन्य जनजातियों की संस्कृति में अंतर बताइए, उरांव जनजाति का संकेंद्रण किस क्षेत्र में है, इस तरीके से। यदि किसी व्यक्ति का केमिस्ट्री से लेना देना है, केमिस्ट्री बैकग्राउंड का है या साइंस का स्टूडेंट है, तो उससे केमिस्ट्री से संबंधित बहुत से प्रश्न आज पूछे जा रहे थे। जैसे पेट्रोलियम शब्द का शाब्दिक अर्थ हम लोगों ने पूछा, पेट्रा धन ओलियम दो शब्दों से मिलकर बनता है। एलिफेटिक और एरोमेटिक यौगिकों में अंतर बताइए, एरोमेटिक यौगिकों को एरोमेटिक क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न भी उनसे किया गया। एरोमा शब्द से शब्द बनता है, उत्तर पर मैं नहीं जा रहा हूँ। बेंजीन के स्ट्रक्चर को लेकर के चर्चा हुई, ऑक्टेन संख्या को लेकर चर्चा हुई, यूरोट्रोपिन क्या है, क्लोरोफॉर्म क्या है, इस तरीके से संबंधित प्रश्न विद्यार्थियों से किए गए। अभी हमारे राज्योत्सव के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे, इस पर भी विद्यार्थियों से हमने प्रश्न पूछा। आज फिर से फिजिक्स ऑनर्स और फिजिक्स में डिग्री रखने वाले कुछ विद्यार्थी आए, तो उनसे शुरुआत में वही प्रश्न हुए जैसे मैंने आपको समझाया था। बल क्या है, त्वरण क्या है, आवेग क्या है, संवेग क्या है, जड़त्व क्या है, जड़त्व आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण क्या है। यदि कोई विद्यार्थी चश्मा लगाया हुआ है तो किस प्रकार का लेंस पहना हुआ है, उस लेंस का नंबर क्या है, उसमें यदि स्फेरिकल है और सिलेंड्रिकल है तो दोनों के अलग अलग कार्य क्या है, कृत्रिम लेंस क्या होते हैं, मोतियाबिंद क्या होता है। ऐसे प्रश्नों का दायरा बढ़ते जाता है। पृष्ठ तनाव, श्यानता है ना, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, प्रतिबल, विकृति, प्रत्यास्था, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, और इन सब का दैनिक जीवन में कैसे उपयोग है। ग्रहों की गति के नियम, केपलर्स लॉ, आइंस्टीन का योगदान, तो उनका सापेक्षता का सिद्धांत, उनका द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का सिद्धांत अर्थात E = mc², प्रकाश विद्युत प्रभाव,
इलेक्ट्रिसिटी क्या है, डायनेमो क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, डायोड क्या है, और हाल ही में छत्तीसगढ़ में लिथियम की खोज हुई है, वहां तक भी प्रश्न गया। तो इस तरीके से प्रश्नों का दायरा आपके बताए गए उत्तर के अनुसार विस्तृत होते जाता है। एक अगला मतलब मेरे चैनल पर मेरा अगला प्रयास रहेगा, बहुत जल्द मैं आपको छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर भी बताते जाऊं। जैसे मैंने प्रतियोगिता दर्पण का जनवरी अंक, फरवरी अंक, मार्च अंक और अप्रैल अंक, मई अंक भी हो चुका है, अप्रैल अंक छूटा है, जनवरी, फरवरी, मार्च और मई अंक, इन अंक की मैंने व्याख्या आपके लिए अवेलेबल करा दी है। आप इसको चैनल पर जरूर देखें ताकि आपका नेशनल लेवल का करंट, इंटरनेशनल लेवल का करंट अपग्रेड रहे, खेल गतिविधियां आपकी अपग्रेड हो जाएं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की भी, और जो प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी। नेक्स्ट वीडियो से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर पर बहुत विस्तार से आपको तैयारी कराऊं। अब एक दो मुद्दों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य में। जैसे भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है पहले कैसे थे, और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद संबंध कैसे रहेंगे। डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी का प्रतियोगिता दर्पण में एक लेख है, ये प्रतियोगिता दर्पण का अप्रैल का अंक है, इस पर भी मेरा वीडियो लेक्चर आएगा बहुत जल्दी। अप्रैल अंक में एक लेख है, देखिएगा, मैं इस लेख को पढ़ रहा हूं। ये सत्ता परिवर्तन के पहले की स्थिति पर चर्चा कर रहा है और आपको एनालिसिस करना है कि सत्ता परिवर्तन के बाद क्या स्थिति होगी। हमने भारत और मालदीव के संबंधों पर चर्चा की थी, और उन संबंधों को लेकर के जो तनाव पैदा हो रहा है चाइना के बीच में इंटरफियर करने से, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां भारत, बांग्लादेश और दक्षिण एशिया के अन्य देशों के साथ भी हो रहा है। चीन के हस्तक्षेप से दक्षिण एशिया में भारत की चुनौतियां कम नहीं हो रही है। भारत ने अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने के लिए 2014 में पड़ोस पहले, नेबरहुड फर्स्ट की नीति का आरंभ किया था। इस नीति के बावजूद दक्षिण एशिया में भारत के छोटे पड़ोसी देशों का झुकाव चीन की ओर बढ़ रहा है। खतरनाक बात है ये। भारत की पड़ोस नीति की असफलता में इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सामरिक व आर्थिक उपस्थिति एक महत्वपूर्ण कारण है। गत 2 दशकों में चीन ने दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसियों को भारत के विरुद्ध एक प्रभावी विकल्प प्रदान कर दिया है। पाकिस्तान तो पहले से ही चीन का हर मौसम का मित्र देश है। हाल के वर्षों में श्रीलंका, नेपाल तथा मालदीव भी चीन के सामरिक साझेदार बन गए हैं। हालांकि चीन बांग्लादेश में भी अपना सामरिक और आर्थिक प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन वहां चीन को वांछित सफलता नहीं मिली है। बांग्लादेश की सत्ता में काबिज अवामी लीग तथा उसकी नेता शेख हसीना वाजेद के साथ बांग्लादेश की आजादी से ही भारत के विशेष संबंध रहे हैं। शेख हसीना बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु कहा जाता है, की बेटी हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के सहयोग से पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अवामी लीग पार्टी की स्थापना की थी। अतः आज भी अवामी लीग बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत के योगदान को स्वीकार करती है। ये शेख हसीना के सत्ता में रहते तक की स्थिति थी। तो तख्ता पलट के बड़े गंभीर निहितार्थ होते हैं, बड़े गंभीर कारक होते हैं। पहले बांग्लादेश हमारा एक ऐसा पड़ोसी था जो चीन के प्रभाव में नहीं आ रहा था, भारत को अपनी आजादी दिलाने में एक सहयोगी और एक प्रमुख बड़े भाई की भूमिका में देख रहा था। मालदीव की भी ऐसी स्थिति थी। हमने ऑपरेशन कैक्टस वहां मालदीव के लिए ही चलाया था, पर उसके बावजूद आर्थिक लोभ चीन के प्रति, मेन कारण तो है आर्थिक लोभ। चीन उन्हें कई प्रकार की आर्थिक सहायता देने का मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन वो चीन के इस कार्य के पीछे के चीन की भावना को नहीं समझ पाते। चीन से मिलने वाली आर्थिक सहायता बदले में बहुत बड़ी कीमत ले लेती है उस देश से। इसे समझने की जरूरत होगी। मैं लंबी चर्चा नहीं करूंगा, आप इस लेख को पढ़ें, इससे आपके दृष्टिकोण का विकास होगा। ऐसा ही एक बहुत अच्छा लेख है भारत में चुनाव सुधारों को लेकर। कभी भी, चाहे लोक प्रशासन आपका सब्जेक्ट हो या ना हो, आपसे कभी भी इलेक्शन को लेकर के चर्चा हो ही जाती है इंटरव्यू बोर्ड में। तो इलेक्शन को लेकर के आपसे पूछा जाता है कि भारत में किस तरह की स्थितियां हैं, चुनाव सुधारों को लेकर के आपके क्या सुझाव हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी क्या विचारधारा है। तो एक अच्छा लेख है इस अंक में, भारतीय चुनाव प्रणाली सुधार की आवश्यकता। ये लेख है डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह चौहान का। ये लेख आपको इंटरव्यू के लिए तो दृष्टिकोण बनाने में मददगार होगा ही। जो भी व्यक्ति निबंध की तैयारी करता है मेंस के लिए, आप तो निबंध से गुजर कर आए हैं जो इंटरव्यू में है, लेकिन जो विद्यार्थी अभी मेंस और प्री की तैयारी में लगे हैं वो इस तरह के निबंध को पढ़ें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जब आप ऐसे गंभीर निबंध को पढ़ेंगे तब आपका निबंध प्रभावी बनेगा।
इसमें चुनाव में होने वाली समस्याओं को पहले जिक्र किया गया है। भारतीय चुनाव प्रणाली की कतिपय कमजोरियां, क्या क्या कमजोरियां हैं, बकायदा पॉइंट बना करके दिया गया है। राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों पर से उठता विश्वास, लोग वादे करते हैं पूरे नहीं करते। राजनीति का अपराधीकरण तथा अपराधियों का राजनीतिकरण। आज वैसे आप इनके विकल्प के रूप में बताइएगा ना, वर्तमान सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपराध से मुक्त करने के लिए वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री को कितना मेहनत करना पड़ रहा है। उनकी चारों तरफ आलोचना भी हो रही है, बावजूद इसके वो इस कार्य में एक लक्ष्य की तरफ भिड़े हुए हैं। तो राजनीति का अपराधीकरण हमारी चुनाव प्रणाली की बहुत बड़ी खामी थी। अपने निहित स्वार्थों के तहत अपराधियों को राजनीतिज्ञों द्वारा संरक्षण देना, अपने हित में उनको प्रयोग करने का प्रयास करना, सर्वाधिक खर्चीली चुनाव प्रणाली। आज भी हम चुनाव के खर्चों को रोकने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से हम सफल नहीं हो पाए हैं। पर पूर्व की स्थिति में अभी कुछ स्थितियां सुधर रही हैं, आप बता सकते हैं। राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे में अपारदर्शिता और इस जो ट्रांसपेरेंसी की कमी को दूर करने के लिए ही चुनावी बांड वाला कॉन्सेप्ट आया था। और चुनावी बांड को लेकर के भी एक बहुत विवाद की स्थिति पैदा हुई थी। तो इलेक्टोरल बांड क्या था, चुनावी बांड योजना क्या थी, इस पर भी आप अपना दिमाग अच्छे से फैला लें यदि आपसे चुनाव को लेकर के कभी भी कोई प्रश्न हुआ तो। इसके साथ ही आप ये याद रखें कि अन्य लेख में बहुत डिटेल दिया गया है कि कई चुनाव सुधार हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रयास किया है, टीएन शेषन ने सबसे पहले विशेष प्रयास किया था, आप उनका नाम जानते ही होंगे। कुछ प्रयासों में सभी उम्मीदवारों को नकारने का मुद्दा यानी नोटा को लेकर के कभी भी प्रश्न हो जाता है, तो नोटा पर आप अपनी राय जरूर बना लें। क्या नोटा का विकल्प रखना सही है या नहीं है, रख करके हमने सही किया है कि नहीं रख करके सही किया है। नोटा क्या है आप जानते ही हैं, कब से आया, कैसे आया, नोटा को लेकर के आपकी राय क्या है। चुनाव सुधारों की पहल के लिए कुछ समितियां बनी थी, बीएम तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इन समितियों को इन समितियों को जानिए, कम से कम नाम एक बार निकाल कर लें। साथ ही टीएन शेषन के प्रयास, जिनको आप टीएन शेषन के प्रयास भी बता सकते हैं और चुनाव सुधार में किए गए कार्य के रूप में भी आप बता सकते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। कितनों भी आरोप लगे ईवीएम को लेकर, किसी भी प्रकार को लेकर, आज हमारा निर्वाचन आयोग अपनी निष्पक्षता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। उस पर लगाए जाने वाले आरोप विश्व का हम प्रतिनिधित्व करने वाले इतने बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतंत्र के प्रतिनिधि देश हैं। यदि हम निर्वाचन आयोग पर प्रश्न उठाते हैं, ईवीएम पर प्रश्न उठाते हैं, तो कहीं न कहीं इंटरनेशनल लेवल पर हम देश की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का गलत काम करते हैं। पर इन सारे आरोपों के बावजूद भारत निर्वाचन आयोग स्वायत्त है और विश्वसनीय है। चुनाव के दौरान ड्यूटी में लगे कर्मचारियों पर निर्वाचन आयोग का पूर्ण नियंत्रण रहता है। राज्यों में केंद्र के अर्धसैन्य बलों की तैनाती और उनकी देखरेख में चुनाव होता है। सभी मतदाताओं को मतदाता परिचय पत्र जारी किया जा चुका है। चुनाव खर्च की सीमा के भीतर ही व्यय करना और व्यय का ब्यौरा चुनाव आयोग को उपलब्ध कराना निश्चित किया जा चुका है। चुनाव के दौरान निजी और सार्वजनिक संपत्तियों पर लिखे विज्ञापनों को उम्मीदवार को अपने खर्च से साफ करना रहेगा। और अभी हाल ही के चुनावों में आप देख रहे होंगे, बैनर पोस्टर की बाढ़ से चुनाव लगभग मुक्त हो चुका है। एक समय ऐसा रहता था, बैनर पोस्टर लाउड स्पीकर यही चलते रहते थे चुनाव के दौरान। अब ये काफी तेजी से रुक रहे हैं। वीवीपैट क्या है आप जरूर जानिएगा, क्योंकि आपके साथ जो प्रश्न करने के लिए बोर्ड आया हुआ है उसमें चुनाव से जुड़े हुए भी विद्वान मौजूद हैं, प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी मौजूद हैं। एक बार चर्चा निकलती है तो दूर तक जाती है। इसलिए आप क्या करें, इस तरह के लेख को पढ़ करके चुनाव के संदर्भ में भी अपना क्या बनाने, चुनाव के संदर्भ में आपकी राय, लोकतंत्र को लेकर के आपकी विचारधारा, ये सब आपको तैयार रहना चाहिए। अगले वीडियो में मेरा बिल्कुल प्रयास रहेगा कि मैं छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर आपसे गंभीर चर्चा करूं। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के संदर्भों में मैं आपको पढ़ाऊं। आज के लिए इतना काफी है। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं।